नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं 5 बजे की बड़ी खबरें। जी हां, 5 का पंच इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे 5 बड़ी खबरें जो देश और विदेश से जुड़ी हुई हैं। तो वो कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं उस पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत और रूस के बारे में, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ रहे हैं, जहां भारत रूस के बीच 2 बड़े रक्षा सौदों पर मोहर लग सकती है। 100 से ज्यादा सुखोई का अपग्रेड समझौता और 5वीं पीढ़ी के सुखोई जेट खरीद सकता है भारत। दूसरी खबर की बात करें तो वो दिल्ली से होगी, जहां भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई। इसमें वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। भाजपा ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल 2 पैरा गाने के फैसले की निंदा की। तीसरी खबर होगी पुणे से। आज पुणे में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम है। कार्यक्रम से पहले शुक्रवार को एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जबकि चौथी खबर मध्य प्रदेश से होगी, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो का दौरा किया। अधिकारियों को केन बेतवा प्रभावित परिवारों की समस्या का हल करने के निर्देश दिए और राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। जबकि 5वीं और आखिरी खबर होगी रायपुर से। रायपुर में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के पेपर लीक का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो टीवी स्क्रीन पर ये 5 खबरें आप देख रहे हैं, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से आपको अपडेट करेंगे। ये 5 बड़ी खबरें, पहली भारत रूस से जुड़ी हुई है, बड़े 2 समझौते हो सकते हैं। दूसरी खबर जिस पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, 65 सदस्यीय जो नई टीम बनी है उसकी आज पहली बैठक हुई है। फिर मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं और डॉक्टर मोहन यादव की बात करते हैं, जो खजुराहो दौरे पर रहे। और जबकि बीच में आप राहुल गांधी को देख पा रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए। आखिरी खबर छत्तीसगढ़ से, पेपर लीक का खुलासा हो गया, 6 आरोपी गिरफ्तार भी हो गए। तो ये तो थी 5 बड़ी खबरें। एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बता रहे हैं और वो जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ से। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी और उनको अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ी जिम्मेदारी ओपी चौधरी को मिली है। आपको बता दें कि जेन जी आउटरीच के लिए बीजेपी ने टीम बनाई है और इस टीम में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को शामिल किया गया है। उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी टीम में शामिल हुए हैं क्योंकि इससे पहले उनके कई ऐसे फैसले रहे हैं जिन्होंने छात्रों का भविष्य उज्जवल किया है और वो खुद भी एक युवा मंत्री हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट के। तो जाहिर तौर पर उन्हें जिस तरह के फैसले अब तक के अपने करियर में लिए हैं, इसे देखते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में उनको सौंपी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में वो शामिल हो गए हैं। युवाओं से सीधे संवाद करेंगे, जुड़ाव पर उनका फोकस रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पर फिर ओपी चौधरी को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। एक छोटी सी जानकारी आपको ये भी दे दूं कि टीम में स्मृति ईरानी भी है राष्ट्रीय महासचिव, विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव, हर्ष सांघवी गुजरात सरकार में मंत्री है और अन्य वरिष्ठ और युवा नेता भी टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन हमारे साथ जो हमारे युवा रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, गौरव शर्मा, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ के लिए और ओपी चौधरी जी के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि उनको ये जिम्मेदारी मिली। आज जो जेनजीस का दौर चल रहा है, ऐसे में ओपी चौधरी बिल्कुल परफेक्ट शख्सियत है इसके लिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जेनजी आउटरीच प्रोग्राम के तहत नई टीम को तैयार किया। इस टीम में ओपी चौधरी को स्थान दिया गया। इससे पहले ओपी चौधरी को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी और लगातार युवाओं के हित में जो नीति बनती है छत्तीसगढ़ में, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन अब वे आउटरीच प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। इसके तहत विश्वविद्यालयों में जाकर मुलाकातें करनी, न सिर्फ विश्वविद्यालयों में बल्कि कॉलेजों में और स्कूलों में जाकर के जो नई पीढ़ी है, जेन जी है, उनसे बातचीत करने, उनसे संवाद स्थापित करने के लिए इस टीम का गठन किया गया। इसमें ओपी चौधरी के साथ ही साथ स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े और कई ऐसे चेहरे भी शामिल किए गए जो युवाओं के बीच लोकप्रियता रखते हैं, जिनकी युवाओं के बीच में अच्छी पकड़ है। ऐसे चेहरों को अब आगे किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो ओपी चौधरी को दी गई है। ओपी चौधरी लगातार प्रदेश के कई हिस्सों में संवाद करते रहे जेन जी के साथ, लगातार स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। तो अब उनकी भूमिका जो है वो एक नए रूप में भी सामने आएगी। राज्य सरकार के मंत्री के साथ ही साथ आउटरीच प्रोग्राम से जुड़े होने के तहत
अलग अलग स्कूलों में और अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर जेएनजी को साधने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति तैयार की गई, राष्ट्रीय स्तर पर जो टीम तैयार की गई है, उसका ओपी चौधरी हिस्सा होंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में सीधा संवाद करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव, और इसलिए भी क्योंकि उनके पास वो ट्रिक है, उनके पास वो स्टाइल है, वो ज्यादा आकर्षित कर पाते हैं छात्रों को। जिस तरह के उनके डिसीजंस रहे छत्तीसगढ़ में, चाहे हम एजुकेशन सिटी की बात कर लें या जिस तरह से प्रयास विद्यालय की बात कर लें, तमाम ऐसे काम उन्होंने छत्तीसगढ़ में किए हैं, तो लगता है कि वो ज्यादा नजदीक भी हैं जेनजीज के, उनको समझते हैं। निश्चित रूप से लगातार उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में भी सहभागिता बनी रहती है। युवाओं को हर साल वे अलग अलग जब एग्जाम के समय आते हैं तो भी वो ट्रेंड करते हैं, उनसे लगातार संवाद करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जेनजी से जब संपर्क साधने की बात सोची और उसमें एक आउटरीच प्रोग्राम को तैयार किया, तो ओपी चौधरी की भूमिका को उसमें महत्वपूर्ण माना गया और ओपी चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ओपी चौधरी अब जेएनजी से संवाद करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ स्मृति ईरानी भी है और कई ऐसे शहरों को शामिल किया जिनकी लोकप्रियता है। कुल मिलाकर तो अब ये नई रूप में जेएनजी तक पहुंचने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं और इसी क्रम में एक बड़ा फैसला जो है वो छत्तीसगढ़ के युवा मंत्री ओपी चौधरी के संदर्भ में लिया गया है। ठीक कह रहे हैं आप गौरव, चाहे स्मृति ईरानी हो, अर्शसांघवी हो या फिर विनोद तावड़े हो, ये सभी ऐसे हैं जो जानते हैं, जो नब्ज पकड़ सकते हैं वर्तमान में, और इसलिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ओपी चौधरी को छत्तीसगढ़ से ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं 13 सितंबर और 12 यानी 12 और 13 सितंबर की जो तारीख है वो बेहद खास होने जा रही है भारत के संदर्भ में, क्योंकि इस दिन रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ रहे हैं। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण दौरा है उनका और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। इस दौरान भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े 2 बड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। पहला तो ये कि 100 से ज्यादा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को रूसी तकनीक मदद से अपग्रेड करने का है। इसमें इंजन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हथियारों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जिससे विमानों की ताकत और मारक क्षमता बढ़ेगी। फिलहाल 63,000 करोड़ रुपए में 84 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई बना जा रहा है। रूस 5वीं पीढ़ी का सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर भी भारत को देने की पेशकश कर सकता है। साथ ही इसके भारत में ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी देने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। भारत अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर खुद बना रहा है, पर 2032 तक ये विकसित हो सकता है। इसी अंतराल ने सुखोई 57 जैसे विकल्प को जरूरी बनाया। दूसरी ओर चीन स्टेल्थ फाइटर विकसित कर चुका है और पाकिस्तान को भी ऐसा विमान दे रहा है। इसलिए भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया है। तो ये 2 तारीख 12 और 13 तारीख बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए और रूस के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े 2 बड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी इस दौरान। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, विदेश मामलों के जानकार हैं। और ब्रह्मदीप जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये शिखर सम्मेलन तो है ही ब्रिक्स का, लेकिन इन सबके बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात हो रही है रक्षा सहयोग के संदर्भ में, कितना महत्वपूर्ण होगा ये दौरा? सोनल जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। दरअसल यह जो जिस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन भारत आ रहे हैं, तो भारत रूस साझेदारी को नई दिशा देने वाला यह निर्णायक मोड़ बन सकता है। और दरअसल दूसरी बात यह भी कि ऊर्जा, रक्षा, व्यापार जैसे सहयोग को मजबूती देने के साथ ये शिखर सम्मेलन जो है वो दोनों देशों की रणनीतिक दोस्ती को ठोस समझौतों में बदलने का अवसर भी होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था। भारत की नजर है और पुतिन चाहते भी है कि भारत और ज्यादा खरीदे। जहां तक सवाल यह है कि भारत S-5
100 को लेकर जो सुखोई विमान है उनको लेकर भारत की क्या सोच है। तो देखिए सुखोई 57 जो है वो 5वीं पीढ़ी के विमान है और आप यदि राफेल को ले तो वो 4.5 जनरेशन के विमान माने जाते हैं। तो अब चीन से मुकाबला करने के लिए अब भारत को ऐसे विमानों की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि रूस से जब भी भारत का कोई समझौता होता है तो तकनीकी हस्तांतरण भी होता है। हालांकि इस बात को लेकर अभी कोशिश यह कर रहा है कि अमेरिका की ये कोशिश है, ट्रंप भी इस बात को लेकर दबाव डाल चुके हैं कि भारत जो है वो 5th जनरेशन के विमान अमेरिका से खरीदे। लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत और रूस के बहुत मजबूत समझौते हैं और मजबूत संबंध भी है। तो अब भारत 5वीं पीढ़ी का फाइटर खरीद सकता है और यह जो सौदा होगा वो एक बार फिर आसमान में भारत की बादशाह को कायम कर सकता है। तो इस दृष्टि से जो पुतिन का यह शिखर सम्मेलन में जो भाग लेने भारत आ रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा साबित होने वाला है। सोनल जी कह रहे हैं अलूने जी, एक बात और है, जिस तरह की युद्ध या वॉर की स्थिति पूरे भारत माफ कीजिए पूरे दुनिया में देखने को मिल रही है, ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए ये जो समझौता है कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जब हम अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं सुखोई 30 MKI को, और साथ ही साथ रूस से जब रिश्तों की बात होती है तो भारत ने हमेशा इन चीजों का ध्यान रखा है कि कहीं किसी से बात ना बिगड़े और सबको बैलेंसिंग तरीके से लेकर आगे बढ़ें। लेकिन जब चीन पाकिस्तान को ऐसे विमान दे रहा हो तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरह के आने वाले संकट की समय समय पे चर्चा होती रहती है। देखिए सोनल जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। चीन, टर्की, पाकिस्तान, इन सब के सहयोग और उसके बाद अब सऊदी अरब का भी मिल जाना तो भारत के लिए बहुत सुरक्षा खतरे हैं। और इन संकटों से निपटने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत न केवल आत्मनिर्भर हो लेकिन उसके साथ साथ अत्याधुनिक विमान भी हो भारत के पास, अत्याधुनिक हथियार भी हो, जिससे कि वह दुश्मनों से निपट सके। और आपने देखा ही है कि पाकिस्तान की साजिश यह भी है कि मुस्लिम नाटो में बांग्लादेश को भी शामिल कर ले। तो विश्व में अपने आप को बनाए रखने के लिए, साथ ही इन भौगोलिक और रणनीतिक परिस्थितियों में निपटने के लिए भारत जितना मजबूत होगा उतना ही ग्लोबल साउथ भी मजबूत होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ईरान ने कैसे अमेरिका को जवाब दिए हैं और अमेरिकी विमानों को वापस लौटना पड़ा हो। तो इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है और भारत यदि मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर उसके दूरगामी परिणाम होंगे और उसका प्रभाव आप हिंद महासागर से भूमध्य महासागर तक देख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़े थे और वो कह रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त आज का जो दौर है। ऐसे में दुनिया में भारत को और ताकतवर होने की जरूरत है और ऐसे में रूस के राष्ट्रपति का जो दौरा हो रहा है 12 और 13 सितंबर को बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है यहाँ पर और आपको बता दें कि जो नई टीम बनी है नितिन नवीन की, उन्हीं की ये पहली बैठक है, यानी 65 सदस्यीय जो नई टीम उन्होंने बनाई है उसकी पहली बैठक है। बीजेपी अब जेनजी यानी कि युवा वोटर्स की सोच, जरूरतों, उनकी समस्याओं को समझने के लिए सीधे संवाद करेगी। पार्टी ने इसके लिए खास टीम बनाई। इसमें भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी समेत कई नेता शामिल हैं। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में शनिवार को नितिन की अध्यक्षता में ही पार्टी की नई 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी, बूथ और जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। भाजपा ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल 2 पैरा गाने के फैसले की निंदा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी इस नई टीम से आज शाम को भाजपा मुख्यालय में बात कर सकते हैं। नवीन ने अपनी नई टीम की घोषणा 17 अगस्त को की थी। और अब रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज। एक तो जो नई टीम नितिन नवीन की नई टीम बनी है 65 सदस्यीय, उनकी बैठक भी हुई है और उससे जुड़ी एक अपडेट ये भी कि पीएम भी आज शाम इनसे मुलाकात कर सकते हैं। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल लगातार अगर हम बात करें भाजपा में बैठकों का दौर चल रहा है। 2 बैठक फिलहाल संपन्न हो चुकी हैं।
पहली बैठक जो है परिचय बैठक थी, जिसमें जो नए पदाधिकारी जो चुने गए हैं 65 और जो पुराने पदाधिकारी थे वो जो है शिरकत करते हुए नजर आए। दूसरी बड़ी बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तारित कार्यालय है वहां पर जो है हुई है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी ये तमाम लोग जो है मौजूद रहे और उसमें आगामी जो कार्यक्रम जिस प्रकार से हम पहले भी जानकारी दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी के जो कार्यकाल है उसमें 25 वर्ष कहीं ना कहीं पूरे हो रहे राजनीति में, तो उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कार्यक्रम चलाने वाली है। 17 सितंबर से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हर साल हम जानते हैं कि सेवा पखवाड़ा जो है वो मनाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती है, नजर आती है। लेकिन इस बार अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सेवा संकल्प अभियान जो है वो 17 सितंबर से शुरुआत होगी, अगले 1 महीने तक चलेगा। इसके तहत अलग अलग कार्यक्रम रहने वाले हैं। आंगनबाड़ी में कार्यरत जो लोग हैं उनसे संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। करीब 14 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी को जो है कवरेज इसमें की जाएगी। इसके अलावा सेवा में मेरा योगदान अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जाएगा, जिसमें युवाओं से खास तौर पर अपील की जाएगी कि जो सेवा होती है उसको करते हुए जो रील बनाने का बनाई है वो जो है कहीं ना कहीं जो युवा है वो करते हुए नजर आए। इसके अलावा सेवा जो सेतु अभियान है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जाएगा और जिसमें मोदी सरकार के जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें लोगों को किस तरीके से जो है लाभ पहुंचाया जा सकता है इसको जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जाएगा और 31 अगस्त तक अलग अलग प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बैठक देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। तो फिलहाल लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और एक बैठक जो है शाम को बजे के आसपास भी होती हुई नजर आएगी, जहां पर खुद प्रधानमंत्री जो है नए पदाधिकारियों को जो है संबोधित करते हुए भी नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच आपको बता दें कि हमने पहले ही कहा कि आज का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ बीजेपी के लिए, कांग्रेस के राहुल गांधी जिस तरह से लगातार छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं उसकी एक और कड़ी आज पुणे में होने जा रही है। और ये कार्यक्रम का वक्त वैसे 5 बजे का था लेकिन ये कुछ आगे बढ़ा है। इस बीच आपको बता दें कि वे छात्रों से संवाद करेंगे। जिस तरह से पेपर लीक के मामले आए, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी चर्चा वे लगातार छात्रों से इस दौरान कर रहे हैं। इसके पहले भी वे कार्यक्रम कर चुके हैं, 17 जून कोटा में और देहरादून में 17 जुलाई और प्रयागराज में 8 अगस्त को उन्होंने इसी प्रकार का कार्यक्रम किया। आपको बता दें कि पेपर लीक और देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े मुद्दे वे लगातार उठा रहे हैं, छात्रों के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में इससे पहले पुणे के COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंपस में शुक्रवार रात को NSUI और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर आई। घटना के बाद हॉस्टल में पुलिस को तैनात किया गया है। ABVP का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता छात्र छात्राओं पर राहुल के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का दबाव डाल रहे थे। वहीं NSUI ने दावा किया कि कार्यक्रम के समर्थन में बोलने वाली 2 छात्राओं को ABVP सदस्यों ने हॉस्टल में रोककर धमकाया। वहीं पुलिस ने ABVP छात्र से मारपीट के मामले में 6 नामजद लोगों और करीब 50 से 60 NSUI और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत स्टूडेंट से बात करेंगे राहुल गांधी अब से कुछ देर के बाद। और अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। केन बेतवा परियोजना से जुड़ी एक खबर है हमारे पास और ऐसे में जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस की जो मंशा थी उस पर फिलहाल पानी फिरता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में केन बेतवा परियोजना पर असंतोष का राजनीतिक लाभ लेने की कांग्रेस की मंशा थी। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने न केवल प्रभावितों से बात की बल्कि विस्थापन को लेकर राज्य सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए थे। संसद में मुद्दा उठाने का वादा भी किया। इसकी काट के लिए सीएम मोहन यादव स्वयं खजुराहो पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को केन बेतवा परियोजना से प्रभावित हर एक परिवार से मिलकर उनकी समस्याएं दूर करने के स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। विस्थापितों से जुड़े मामले में राहुल के आरोपों पर भी पलटवार किया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस झूठा भरोसा दिलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को बरगलाने और अच्छी योजना के बारे में गलत धारणा फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। परियोजना में किसी को कोई भी कठिनाई है तो सरकार उसका पूरा पक्ष सुनने को तैयार है। आप भी सुनिए क्या कहा।
वाकई ये अद्भुत परियोजना है। कोई इसको बदनाम करने की कोशिश करे, कोई राजनीतिक लाभ ले, इसकी मैं निंदा करूंगा कि ये इतनी बड़ी परियोजना से पूरा बुंदेलखंड का जब पूरा जीवन चरित्र बदलने वाला है, बड़े पैमाने पर भुखमरी और यहाँ से जो पलायन होता था वो पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। तो ऐसे में जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं उनके साथ प्रभावित लोगों को कोई बरगलाने का काम करे। मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि कृपा करके ऐसे बरगलाने का काम मत करिए जिससे अच्छी योजना के बारे में बगैर बात के कोई गलत धारणा बने। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे सहयोगी हरिओम खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिओम, दौरा था डॉक्टर मोहन यादव का आज, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कल ये टीकमगढ़ और खजुराहो दौरा था, जिसमें कैन बेतवा प्रभावितों से मिलने के लिए और उनकी समस्याओं को जानने के लिए वो यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कैन बेतवा प्रभावित छूटने न पाए और उन्हें हर सुविधा मुहैया कराई जाए, चाहे वो स्कूल हो या रहने की व्यवस्था हो। सभी व्यवस्थाओं के लिए ये विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। हरिओम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। खूब सुर्खियों में है, पेपर लीक का मामला है। अब इसमें क्या अपडेट है आपको बता दें कि मुख्य आरोपी सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11,000 नगद, 6 मोबाइल फोन, वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़े उपकरण, केबल, कनेक्टर, सुई, सूजा, कॉपी और फेविकॉल बरामद की है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा केवल 20 अगस्त को हुए पेपर लीक का ही नहीं, बल्कि 7 अगस्त को हुई फर्स्ट ईयर की परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ, जिसकी जानकारी मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी होने के बाद सामने आई है। तो 36 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने। ये दावा किया जा रहा है रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में पुलिस ने ये कार्रवाई की। मुख्य आरोपी प्रोफेसर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।